ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथी रिपोर्टर अश्विन कुमार सिंह और बिहार से स्वतंत्र पत्रकार उमेश कुमार राय। आप दोनों का न्यूज लॉन्ड्री में इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बसंत, थैंक यू बुलाने के लिए। जी थैंक यू बसंत, मुझे भी इनवाइट करने के लिए आपके यहाँ। इस पॉडकास्ट में हम उमेश जी की एक स्टोरी बीते दिनों परी वेबसाइट पे पब्लिश हुई है जिसका नाम है अगर हम शराब न बनाएं तो भूख से मर जाएं। ये स्टोरी बिहार के मुसहर समुदाय की है। मुसहर समुदाय बिहार में राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है और आज भी वहाँ शिक्षा और जो आर्थिक स्थिति है बेहद बेहाल है। तो हम इस पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरे दिन जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं बुधवार दोपहर, तो राहुल गांधी से ईडी में पूछताछ चल रही है। तो अश्विन ने जो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, कांग्रेस ने उसको लेकर प्रोटेस्ट किया। अश्विन ने उस पर रिपोर्ट किया है। राहुल गांधी की ईडी में पेशी के दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, सांसद, विधायक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम ये प्रदर्शन में शामिल होने नहीं आए, बल्कि हम शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। पुलिस को आगे करता है, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इन दो स्टोरी पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू हो उसके पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते कि अगर हम आपके सहयोग से काम करेंगे तो हम आपकी हित की खबरें लाएंगे, जनता के हित की। और अगर हम सरकार या कॉरपोरेट के पैसों से काम करेंगे तो हम उनकी हित की खबरें लाएंगे। तो न्यूज लॉन्ड्री को सपोर्ट करें ताकि जनहित की खबरें आप तक पहुंचती रहें। बातचीत हम उमेश जी से शुरू करते हैं। उमेश जी, आपकी जो रिपोर्ट है अगर हम शराब न बनाएं तो भूख से मर जाएं, पहले तो इस स्टोरी के बारे में थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए कि स्टोरी है क्या। में जो एक शराब जो बनाने का जो एक धंधा है, तो मुसहर समुदाय एक बहुत ट्रेडिशनली वो शराब बनाते रहे हैं और महुआ और गुड़ को मिला के। तो ये शराब उनका एक रोजगार क्या मतलब जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, ऐसा नहीं कि जो उससे बहुत बड़ी कमाई वो लोग कर लेते हैं। तो वो उनके कल्चर का भी हिस्सा है और उससे थोड़ी बहुत कमाई भी वो करते हैं। लेकिन जो शराबबंदी जब हुई है तो हम तमाम तरह के दृष्टिकोणों से स्टोरी कर रहे हैं, मगर उस मुसहर समुदाय की जो आजीविका का जो साधन था, जो महुआ शराब, तो उस पर कितना असर पड़ा है वो कहीं इग्नोर हो रहा था, वो कहीं नहीं दर्ज हो रहा है। अगर आप शराबबंदी पे जितनी भी रिपोर्टें आप देख लें, तो कहीं पे आपको वो जो सिर्फ वो रोजगार के लिए जो शराब बनाते थे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पर स्टोरी करने चाहिए। तो जब मैं मुसहर टोले में गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो कैसे वो एक शराबबंदी की वजह से किस तरह से पुलिस प्रोसिक्यूशन, रेड्स और जो अरेस्टिंग की वजह से वो लोग परेशान हैं। लेकिन उनके पास और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि शराब बनाने से ही उनका कुछ इनकम हो पाता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में वो नहीं है, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का वो हिस्सा नहीं है। उनको मनरेगा का नौकरी नहीं मिलता है, उनके पास जो है सो आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा का जॉब नहीं है, उनके पास दूसरी कोई आय के स्रोत नहीं है। तो ऐसे में उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है कि भाई आप महुआ शराब बनाते रहें। उसकी वजह से उनको बहुत असर पड़ता है। तो इन्हीं की जो पड़ताल करने के लिए मैं वहाँ मुसहर समुदाय के बीच गया हुआ था। तो पहले वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, उनको लगता था कि ये पुलिस का कहीं मुखबिर तो नहीं है और यहाँ से फ़ोटो करके ले जाएगा, स्टोरी करेगा तो कहीं हम लोग को गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी। तो ये डर उनके बीच था, मगर फिर भी उन लोगों ने अपनी समस्याएँ बताई और वहाँ पता चला कि जो कैसे ये पूरा कम्युनिटी जो है, वो आइसोलेट हो गया है शराबबंदी के चलते। क्योंकि एक तो उनके रोज़गार का साधन यही है, फिर आप उस पर आप रोज़ाना रेड मारते हैं। तब जब रोज़ाना रेड मारेंगे तो उसका एक बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वो लोग कर रहे हैं तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए। तो ये स्टोरी में यही है कि जो कैसे उनकी जो आय का जो ज़रिया था शराबबंदी के चलते, वो कैसे ख़त्म हो गया। और जो सरकार का जो एक पॉलिसी था कि भई हम लोग उनको कंपेंसेट करेंगे, लाइक कि उनको कुछ रोज़गार देंगे या उनको स्वरोज़गार के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, वो ग्राउंड पर कहीं नहीं दिखता है। उनका कहना था कि भई हम लोग शराब नहीं बनाएँगे, आप मुझे 20-25 हज़ार रुपए दे दीजिए, कुछ मछली मीट का दुकान खोल दीजिए, तो हम शराब नहीं बनाएँगे, मगर वो भी नहीं है इनके पास। तो पूरी स्टोरी हमारा वही एक्सप्लोर करती है कि जो शराबबंदी का मुसहर समुदाय पे क्या असर पड़ा है। क्योंकि महुआ शराब उनके कल्चर का हिस्सा है, उनके लाइफ का हिस्सा है, उनके फूड चेन का हिस्सा है वो। तो यही स्टोरी का मूल सार है इसमें। आपकी स्टोरी पढ़ते हुए कई चीज़ें जानकर हैरानी हुई और कई चीज़ें जिससे मैं खुद परिचित हूँ, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और जहाँ मेरा घर है वहाँ पूरा एक मुसहर टोली है। क्योंकि
बिहार में टोला के हिसाब से पूरी जातियों का पूरा एक तरीके से होता है कि फलाना टोला ढिमकाना टोला, तो ऐसे ही मुसहर टोला है। लेकिन एक चीज़ जगह जब मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि महुआ के पेड़ के फूलों से बनी शराब मधुका लिंगोफोलिया लैटोफोलिया, ये इसका फुल फॉर्म नेम है क्या है जो शराब बनती है उसका, ये फुल फॉर्म मतलब नहीं नहीं, उसका वो जो महुआ का वैज्ञानिक नाम है वो, जो अच्छा महुआ होता है उसका वैज्ञानिक, हर चीज का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जी तो वो एक जी वैज्ञानिक नाम है उसका। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो जो शराब बनती है उसको ये बोलते हैं। नहीं, उसको तो महुआ चुआना वो लोग कहते हैं, बहुत जो लोकल टर्म है उसको कहते हैं महुआ चुआना। जैसे वो शराब बनाते हैं तो उसमें प्रोसेस हमने बताया कि कितना समय लगता है, कैसे एक कांस्टेंट फ्लेम की जरूरत पड़ती है, तो उसको वो लोग कहते हैं महुआ चुआना, हम लोग महुआ चुआते हैं वो लोग। तो उसको टर्म को भी यूज किया है हमने कि जो महुआ चुआना वो लोग कहते हैं उसको। तो वो असल में वैज्ञानिक नाम है, वो जो लंबा सा जो दिखता है उस महुआ के बगल में वो वैज्ञानिक नाम है उसका। उमेश जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बिहार में अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन, मतलब ये जो पूरा शराबबंदी है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरीके से उसको लेकर कहते हैं कि किसी हद तक चले जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए छापेमारी हो रही है, अधिकारियों को लगा दिया जा रहा है। जो बिहार के जेल हैं उसमें ज़्यादातर कैदी वही हैं जो शराब पीने से या शराब बेचने के कारण बंद हैं। तो आप जब गए रिपोर्ट करने तो आपने उनको कैसे कन्विंस किया, क्योंकि उनको डर, जैसे आपने कहा पहले कि उनको डर भी ये था कि आप पुलिस के मुखबिर हो सकते हैं, तो मुझे थोड़ा बताएं कि कैसे आपने उनको कन्विंस किया। आपने अपनी स्टोरी में सबका नाम बदल दिया, तस्वीरों को ब्लर किया है, तो थोड़ा उस प्रक्रिया के बारे में बता दें। देखिए, जब हम वहाँ गए थे एक लोकल सोर्स को मैंने थोड़ा एक्टिवेट किया, कहा कि जो मुझे 2-3 मुसहर फैमिली से मिलना है और ये हमारी स्टोरी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप आ जाओ। तो जब मैं वहाँ एक सोर्स को एक्टिवेट किया, मैंने कहा कि 2 मुसहर समुदाय, जो मुसहर जो कम्युनिटी है, मतलब उसके जो 2 परिवार हैं उनसे थोड़ा सा आप बात करके कन्विंस करो उनको कि हम उनकी स्टोरी करना चाहते हैं, तो उनकी जो समस्या है शराबबंदी से कैसे उनकी समस्याएं और जटिल हो गई हैं उस पर हम करेंगे। तो वो लोग पहले तैयार हो गए, तो हम उस मुसहर टोली में गए भी, वहाँ पे काफी देर बैठे, फिर वो आखिर आखिर तक वो लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। और वो आखिर आखिर तक वो चाहते कि नहीं नहीं वो नहीं देंगे इंटरव्यू। तो हमने बहुत कोशिश की, 1-2 घंटा तो हमें बैठे रहे हम लोग, और हमने देखा कि एक एक जगह पे सब बैठ के शराब पी रहे हैं जो आसपास के लोग थे वो। तो बहुत मुश्किल से वो लोग कन्विंस हुए आखिरकार। हमने कहा कि नहीं आपका चेहरा हम ब्लर कर देंगे, आपके बारे में सारी जानकारी छुपा देंगे, तो तैयार हो गए फाइनली। लेकिन जब हम वहाँ गए तो अब मेरी आदत है कि मैं तो नोट भी करता हूँ, सारा कुछ रिकॉर्ड भी करता हूँ मोबाइल में, ताकि हम लोग जो पारी नेटवर्क की जो एक वर्किंग स्टाइल में कि जो बहुत जो कोट है वो एज इट इज वो लोग यूज करते हैं, तो वो एक बड़ा चुनौती होती है कि आप उसमें एक शब्द भी इधर उधर हेर फेर नहीं कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन किया तो वो और ज्यादा डर गए, तो उन्होंने कहा आप मोबाइल से रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। फिर हम, और काफी भीड़ लगे, सारे मुसहर टोले के लोग हैं और 2-4 लोग हम लोग थे जो लोकल सोर्स था एक, और एक हम थे। तो हमने उनको कहा कि यार नहीं नहीं इससे चिंता मत करिए आप, तो फिर वो कहा नहीं नहीं हम भी रिकॉर्ड करेंगे तब। तो वो भी मोबाइल ऑन कर लिया फिर रिकॉर्डिंग, और फिर इस तरह से बात होती रही। फिर शराब के बारे में जब हमने पूछा तो उस पर और ज्यादा हैरान हो गए कि भाई आप हमारी समस्या सुनने आए तो शराब कैसे बनता है, कितना वक्त लगता है, महुआ कहाँ से आता है, ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं इस तरीके से स्टोरी करना है हमको। और फिर और हमको सबसे ज्यादा कभी भी एक ग्लानि होती है कि जब हम वो स्टोरी करके और जब हम लौट गए थे जहानाबाद स्टेशन पे, जब हम ट्रेन के लिए खड़े थे, तो तभी उस मोहल्ले से फोन आता है मेरे पास, कहता है कि जो आप यहाँ से निकले हैं और अभी अभी रेड पड़ी है पुलिस की। तो मुझे और ज्यादा डाउट लग गया कि कहीं इनको शक हो गया होगा कि इसी ने मुखबिरी करी है, इसी ने कहा होगा, तो वो पुलिस आ गई क्योंकि ये गया है और पुलिस ने रेड किया है। फिर हम उस समय क्योंकि ट्रेन आ रही थी, हमने कहा ठीक है हम इस पर कुछ करेंगे बाद में, बट अभी हमारी ट्रेन है तो हम भी जा रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया ये रही, और फिर इसके बाद भी हमको थोड़ा बहुत डर तो था ही कि क्या पता इससे कुछ उन पर असर पड़ जाए। तो ये कुल मिला के ये प्रक्रिया रहेगी। हाँ, तो एक रिपोर्ट ऐसे होती है बहुत मुश्किल से हम जो हमारे जिन पे हम स्टोरी कर रहे होते हैं उनको कन्विंस करना होता है। खैर, जैसे हमने इंट्रो में कहा कि मुसहर समुदाय राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा रहा है, अभी भी हालात वहाँ ठीक नहीं है। हालांकि राजनीतिक रूप से एक बड़ा उन्हें मौका मिला जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद भी आर्थिक हालात बेहतर नहीं हुए। उमेश जी की स्टोरी में एक पूरा पैरा है, मैं चाह रहा था उसे पढ़ के सुनाऊं ताकि आप समझ सकें कि मुसहर टोला के हालात क्या है। उमेश जी लिखते हैं कि मुसहर टोला में रहने की स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ तक कि सामुदायिक शौचालय भी नहीं है। किसी भी घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है। लोग अब भी ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कर खाना पकाने और शराब बनाने में करते हैं।
हालांकि 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यह दर्जन भर से अधिक पंचायतों के तहत आने वाला इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है। गांव के मुखिया कहते हैं, इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग निजी क्लिनिकों पर निर्भर हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक महामारी के दौरान टोला में एक भी कोविड-19 टीकाकरण शिविर नहीं लगाया गया। जागरूकता फैलाने के लिए किसी भी सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। तो आप देखिए कि ये जो मुसहर टोला है, वो सरकार की कई योजनाओं की पोल खोलता है, चाहे वो एलपीजी की योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की योजना हो, या जो भारत सरकार जगह जगह विज्ञापन लगा रही है कि करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ, उसकी भी पोल खोलता है। तो मुसहर टोला भारत है, जो भारत सरकार को एक दिखाता है कि देखिए आपकी असली स्थिति ये है, हमारे तक आपकी सुविधाएं नहीं पहुंची। क्या कहेंगे उमेश जी? ये देखिए ये तो बहुत ये बिल्कुल फैक्ट है ये। और आप अगर मुसहर टोली में अगर आप जाएंगे, तो मैं तो बहुत सारे मुसहर टोली में गया हुआ स्टोरी के सिलसिले में। तो आप वहाँ जाकर तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट ही आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, जो दिखाएगा आपको कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि डेवलपमेंट का क्या इश्यूज है वहाँ पे। आप जाएंगे तो अधिकांशतः 90 या 99% अगर आप कहें जो मुसहर जो समुदाय है वो एकदम सड़क के आपको हाईवे के किनारे मिलेगा। इसकी वजह यह है कि जो मुसहर जो होते हैं वो भूमिहीन होते हैं, और सड़क के जो हाईवे के किनारे की जमीन होती है वो सरकारी होती है, तो सारे मुसहर वहीं बस जाते हैं। आपको कोई भी मुसहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो एकदम आप हाईवे से आप सड़क जाती हो और वो सड़क किसी मुसहर टोली में जाकर खत्म होती हो। आपको हाईवे के बगल में सारे मुसहर टोली आपको मिलेंगे। तो एक तो उनके पास जमीन नहीं है, अब जब जमीन ही नहीं है तो फिर उनको शौचालय भी नहीं मिलेगा। अब शौचालय नहीं मिलेगा तो फिर वो खुले में जाएंगे। एलपीजी क्या है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, उसकी भी बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे वो उनके पास वैसे ही एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने स्टोरी किया तो आप देखेंगे जो घर का जो चूल्हा है वो मिट्टी का चूल्हा आपको दिखेगा, वहाँ पे कढ़ाइयाँ दिखेंगी, बर्तन सारे दिखेंगे। तो ये फैक्ट है बिल्कुल वो। और मुसहर टोली पर किसी का ध्यान नहीं है, तो किसी ने भी चाहे वो लालू की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, कोई भी सरकार जो है तो उस लेवल पे मुसहर टोली में कुछ भी काम नहीं किया है, और अभी भी वो लोग उसी सदी में जी रहे हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो बेतहाशा बेरोजगार लोग बैठे मिलेंगे, शराब पीते मिलेंगे आपको वहाँ पे। कोई घर आपको पक्के नहीं, मुश्किल से पक्के घर 2-4 मिलेंगे, वो भी इंदिरा आवास के तहत जिनको मिले हैं, बाकी मिट्टी के घर हैं, झोपड़ी मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल वहाँ पे और सामुदायिक शौचालय नहीं है। तो आप अगर मुसहर टोली में आप घुसते हैं हाईवे से, अगर आप जाएंगे तो हाईवे से आधा किलोमीटर पहले आपको दो सड़क के दोनों किनारे शौच आपको मिल जाएगा, और उस शौच से आपको अंदाजा लगेगा जाके मुसहर टोली ही आएगा, क्योंकि वो सारे मुसहर जाके वहीं पे शौच करते हैं खुले में। ये आपको हर मुसहर टोली में अगर आप घुसेंगे तो आधा किलोमीटर पहले आपको शौचालय शौच दिख जाएगा सड़क के किनारे, तो समझ जाएगा कि मुसहर टोली अब आने वाला है। तो ये है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल आप बसंत ने सही कहा है कि जो बिल्कुल ये जो मुसहर टोलियां जो हैं वो एक पूरी सरकार के जो सारे प्रयासों की पोल खुल जाती है वहाँ पे जाके जब आप मुसहर टोली में जाएंगे। मुसहर टोला, मुसहर समुदाय और शराबबंदी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे ड्रीम परियोजना है, इस पर हम उमेश जी से विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। हम अश्विन से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि हम अश्विन की रिपोर्ट जो है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और उसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। तो अश्विन, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तीसरा दिन है जब राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। अब तक पिछले 3 दिनों में क्या हुआ, थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए। जी, बेसिकली बसंत ये 2012 का एक मामला है जो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दर्ज कराया गया था। शिकायत दी गई थी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। उस मामले में 2015 में इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स की जांच चल रही थी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके मामले पर ईडी ने वापस से पूछताछ करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा था। क्योंकि शुरुआत के दिनों में राहुल गांधी विदेश में थे, तो उनको कहा था कि अब 13 तारीख को आइएगा, और उससे पहले 8 तारीख को पूछताछ थी सोनिया गांधी से, लेकिन उनको कोविड हो गया तो उनको अब 23 तारीख को बुलाया गया। 13 तारीख को राहुल गांधी को जो पूछताछ की जा रही है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की धारा 50 के तहत हो रही है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुधवार को, और ये तीसरा दिन है लगातार पूछताछ का। तो 13 तारीख से ये पूछताछ शुरू हुई। पहले दिन 9 घंटा, दूसरे दिन 10 घंटा, करीब 19 घंटे ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया, खासकर दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जैसे कि अधीर रंजन चौधरी हैं,
पी चिदम्बरम हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, ऐसे बड़े नेता तमाम देश भर के आए, कार्यकर्ता आए, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसको सत्याग्रह मार्च का नाम भी दिया है, जिसके तहत पूरी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि ये फंसाने की कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश है, गांधी परिवार की इमेज को धूमिल करने की कोशिश है, इसलिए ईडी की पूछताछ की जा रही है, जबकि इस मामले में कुछ भी नहीं है और ये 2015 का मामला जिसको ईडी पहले ही बंद कर चुकी है। जी, तो अश्विन ने जो रिपोर्ट की है, दरअसल जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसको लेकर है। इसका हेडलाइन है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ कॉलन गोडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं कोड बंद। इस पॉडकास्ट में इतना ही, आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरी पॉडकास्ट, पूरी बातचीत सुनने के लिए आप हमारे वेबसाइट hindi.newslaundry.com पर जाएं और पूरी बातचीत आप वहां सुन सकते हैं। साथ ही आपसे एक बार फिर से गुजारिश, न्यूज़ लॉन्ड्री को सहयोग दें ताकि जनहित की खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।